Hello student, welcome back to the new lecture. This is the topic of today's class, that is source documents. ये आपकी 11th क्लास अकाउंटेंसी बुक का चैप्टर नंबर 8 है जो आज हम थोरोली स्टडी करने वाले हैं. आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस एंड इन द नेक्स्ट वीडियो और आई विल ट्राई टू डू इन दिस सेम वीडियो ऑल्सो कि हम ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस को कवर कर पाएँ एंड मोर क्वेश्चंस आई विल बी एडिंग इन दिस सीरीज. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद व्हाट आर सोर्स डॉक्यूमेंट्स. बेटा आपकी जब आपने सोर्स डॉक्यूमेंट पढ़ा तो आपके दिमाग में क्या आएगा? सोर्स डॉक्यूमेंट से पहले सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब होता है एक प्रूफ कि हम कोई डॉक्यूमेंट आपका कोई डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहे हैं एज अ प्रूफ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सोर्स डॉक्यूमेंट. देखो आप जब भी कहीं कुछ शॉपिंग करने जाते हो, मान लो ये एक पर्सन है, ओके, डोंट माइंड, ओके, ये पर्सन जो है ये शॉपिंग के लिए गया, उसके बाद उसने कोई भी चीज़ खरीदी, तो उसका प्रूफ क्या है कि उसने कोई चीज़ खरीदी है? उसको बदले में क्या मिलेगा? या तो उसको कैश मेमो मिलेगा या उसको बिल मिलेगा, या मान लो अगर आप डोमिनोज़ गए हो तो डोमिनोज़ पे आपको क्या मिलती है? रिसिप्ट मिलती है, रिसिप्ट मिलती है. ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? आपके प्रूफ होते हैं कि आपने कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की है. जैसे आपको गवर्नमेंट भी क्या बोलती है कि जब भी आप कुछ खरीदो तो हमेशा क्या लो? बिल लो. क्यों? क्योंकि वो एक प्रूफ होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का. तो सेम उसी तरीके से क्योंकि हम एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो हम किसके पर्सपेक्टिव से सोचेंगे? बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे. तो यहाँ देखो, जब भी कोई भी बिजनेस अगर किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होता है तो उसमें एक पेपर फॉर्मेलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, और ये जो पेपर ट्रायल जो भी पेपर उन्होंने इशू किए हैं एज अ प्रूफ, उनको हम क्या बोलते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं. ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं ये सबसे पहले फर्स्ट रिकॉर्ड होते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन का. कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई है उसका सबसे फर्स्ट रिकॉर्ड कौन होते हैं? आपके सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं. ठीक है, तो सब यहाँ पर अगर हम देखें इन सिंपल वर्ड्स, फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी, ट्रांजेक्शन जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं. ऑथेंटिक प्रूफ होते हैं ये, जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं? कैश मेमो, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जिनके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे. सबसे पहले आप ये देखो इंपॉर्टेंस क्या होती है सोर्स डॉक्यूमेंट के. सबसे पहली चीज़, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, किसी भी बिजनेस की पहली एंट्री कहाँ से शुरू होती है? जो आपने कैश मेमो या क्रेडिट नोट, जो भी आपने बिल इशू किया है, वहाँ से आपकी सबसे पहले रिटर्न एंट्री शुरू हुई, तो उनको क्या बोला हमने? सोर्स डॉक्यूमेंट बोला. तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होते हैं बुक कीपिंग के लिए. आपकी बुक कीपिंग कहाँ से शुरू होती है? जो भी ट्रांजेक्शन हुई उसको लिखने से शुरू होती है आपकी बुक कीपिंग. नाउ फिजिकल एविडेंस का ये काम करते हैं. जैसे कल को अगर हमारी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो हमारे पास क्या प्रूफ होता है? हमारे पास उसका बिल जो है वो एज अ प्रूफ काम करता है. ठीक है, उसके बाद ये है कि आपकी कल को कोई ऑडिट होता है, अकाउंट्स की जांच होती है, अकाउंट्स का वेरिफिकेशन होता है, तो उस टाइम पे भी सोर्स डॉक्यूमेंट्स का यूज़ होता है. नाउ वी कम टू द टाइप्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट. तो सबसे पहले आता है आपका कैश मेमो. इसमें बहुत ही सिंपल है. अगर आप कैश लेके जाते हो, इफ़ अ पर्सन गोज फॉर अ शॉपिंग एंड ही हैज़ कैश, ही और शी हैज़ कैश एंड पेड द कैश, ओके, तो उसको क्या मिलेगा बदले में? उसको मिलेगा कैश मेमो. ओके, अब जो भी आपका सेलर होता है वो हमेशा, आप कभी भी देखोगे, आप भी जब भी आप दुकान पे जाओगे तो आप हमेशा ऑब्जर्व करना कि जो आपको सामने वाला पर्सन बिल बना के दे रहा है वो हमेशा एक कार्बन कॉपी रखता है नीचे, है ना. तो जो भी अब वो यहाँ पे लिखेगा वो इस कार्बन कॉपी में प्रिंट हो जाएगा. तो वो जो ओरिजिनल है वो आपको दे दिया जाएगा और जो डुप्लीकेट कॉपी है वो जो सेलर है वो अपने पास रख लेगा. क्यों रख लेगा? फॉर प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन, कि हाँ ये ट्रांजेक्शन हुई हैं. तो कैश मेमो हमारा क्या बन जाएगा? सोर्स डॉक्यूमेंट. ये देखो एक हमारा एग्जांपल है, जो भी स्टोर बेचेगा उसका पूरा बायर का नाम, फिर यहाँ डिस्क्रिप्शन, कितनी क्वांटिटी ली, पर क्वांटिटी रेट क्या था, एंड ऑल दीज थिंग्स विल बी इन द कैश मेमो. नाउ इनवॉइस एंड बिल. इनवॉइस एंड बिल बेटा एक ही कॉइन के, जैसे एक कॉइन में हेड और टेल होता है ना, हेड और टेल होता है, तो ठीक उसी तरीके से इनवॉइस और बिल होता है. जब मान लो आपके पास, आप कुछ सामान खरीदने गए लेकिन आप उधार पे लेने गए, क्रेडिट पे लेने गए, यू डो नॉट हैव इनफ कैश, तो उस टाइम पे आपने क्रेडिट पे लिया. देन एट दैट टाइम आपको जो सेलर होगा, जो ट्रेडर होगा, वो क्या इशू करेगा? इनवॉइस इशू करेगा. ओके, और डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रख लेगा. ध्यान देना हमेशा, कोई भी जब भी बिल, रिसिप्ट, कैश मेमो, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट जो भी इशू होगा उसकी डुप्लीकेट कॉपी हमेशा जो इशू कर रहा है वो पर्सन अपने पास रखेगा एज अ रिकॉर्ड. ओके, अब यहाँ पे जिस पर्सन ने आपको इनवॉइस क्रिएट करके दिया उस पर्सन के लिए वो क्या है? इनवॉइस है. लेकिन जब ट्रेडर उस इनवॉइस को सेलर को, बायर को दे देता है,
तो उसके लिए वो क्या बन जाता है, बिल बन जाता है। ठीक है, तो हम बिल रिसीव करते हैं क्रेडिट परचेज पे, लेकिन क्रेडिट सेल पे जो इनवॉइस है वो बनाया जाता है। तो सेलर जो है वो क्या करेगा, गुड्स को सेल करेगा, और अगर गुड्स को वो क्रेडिट सेल कर रहा है तो उस टाइम पे वो क्या इशू करेगा, इनवॉइस। लेकिन वहीं अगर एक बायर है, बायर ने क्या किया था, गुड्स को खरीदा था, गुड्स बाय किए थे, किस पे किए थे, क्रेडिट पे, तो उसको वो इनवॉइस जो मिला उसके लिए क्या बन गया, बिल। तो हम यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि इनवॉइस और बिल बेसिकली बोथ आर द सेम थिंग्स, बट इनका जो ट्रीटमेंट है वो चेंज हो जाता है एज पर द डीलर, एज पर द पार्टी। अब यहाँ देखो, यहाँ कंपनी का नाम होगा, किसको बिल बन रहा है, इनवॉइस की सारी डिटेल्स हमेशा ध्यान रखना, डेट, अमाउंट, ये सब लिखा होता है। ठीक है, दिस इज द इनवॉइस। नाउ कम टू रिसिट। रिसिट क्या होती है, रिटर्न एक्नॉलेजमेंट होती है कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को पैसा ट्रांसफर कर दिया है। अब बेटा आपने अगर किसी से कुछ क्रेडिट पे खरीदा है तो जाहिर सी बात है ना, आप उसको कभी ना कभी तो कैश या बैंक से, चेक से पेमेंट करोगे ना। तो जब आप पेमेंट करोगे तो आपको क्या मिलेगी, कैश की रिसिट मिलेगी। ठीक उसी तरीके से जब आप फीस पे करते हो तो फीस की क्या मिलती है, रिसिट मिलती है। ठीक है, तो रिसिट क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है कि हाँ इतनी जो पेमेंट है वो रिसीव हो गई है। जैसे आप डोमिनोज पे जाते हो तो डोमिनोज पे जैसे ही आप बिल पे करते हो तो आपको एक ये इस टाइप की रिसिट मिलती है ना। इस रिसिट में क्या क्या होता है, देखो यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है ना, डेट लिखी हुई है कि कौन सी डेट को हुआ है, टोटल अमाउंट लिखा हुआ है, ये सब आपको रिसिट पे मिलता है। सबसे पहले ये होता है कि किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का ये प्रूफ होता है। उसके बाद जो रिसिट होती हैं ये टैक्स पर्पस के लिए भी चाहिए होती हैं, कि किसी को सर्टेन एक्सपेंसेस दिखाने हैं कि हाँ ये एक्सपेंस मैंने किया है, तो उसके लिए एक प्रूफ है। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है, कौन सा प्रोडक्ट है, मेथड ऑफ पेमेंट क्या है, ये सब इंक्लूड होता है। देन वी हैव डेबिट नोट। डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। डेबिट नोट बेटा तब इशू किया जाता है जब मान लो आपने किसी से कुछ क्रेडिट पे सामान खरीदा। ओके, यू आर द बायर और आपने सेलर से सामान खरीदा, लेकिन जैसे ही आप घर आए आपको पता चला कि आपका जो सामान है उसमें या तो कोई डिफेक्ट है या कोई रॉन्ग प्रोडक्ट आपके पास आ गया। तो आप सेलर को इंटीमेट करोगे ना कि देखो आपने जो मेरे को सामान दिया था वो एज़ पर द कंडीशन नहीं है, तो मैं अब जो आपका सामान है उसको क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ। तो जब एक बायर जो है सेलर को गुड्स वापस करेगा किसी डिफेक्ट की वजह से या कुछ कमी की वजह से, तो वो क्या बनाता है, हमेशा डेबिट नोट बनाता है और सेलर को बताता है कि मैंने अपने अकाउंट में से आपके इतने पैसे डेबिट कर दिए। डेबिट करने का मतलब क्या है, कम कर देना। मैंने आपके इतने अमाउंट से जो है वैल्यू को कम कर दिया है और ये आपके इंटीमेशन के लिए है, आप भी मेरी वैल्यू को क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, डेबिट नोट होता है। तो यहाँ देखो डेबिट नोट का परफॉर्मा होता है, ये जो भी उसको बनाएगा उसका नाम, यहाँ नंबर हमेशा ज़रूरी है, डेट, किसके लिए इशू किया गया है, यहाँ किसको इशू करेगा, ये सेलर को इशू करेगा। यहाँ देखो बेटा, वी हैव डेबिटेड योर अकाउंट। अब यहाँ रीज़न देखना डेबिट नोट में डेबिट वर्ड क्यों आया है। जब आप किसी से सामान खरीदते हो, तो जब आप बायर हो और आपने सामान खरीदा सेलर से, तो सेलर आपके लिए क्या बन गया, क्रेडिटर। और क्रेडिटर हमेशा क्या होते हैं आपके, लायबिलिटीज़। क्या होती हैं, लायबिलिटीज़। और लायबिलिटीज़ का बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट। तो अगर आपकी लायबिलिटीज़ कम होंगी तो जो सामने वाला क्रेडिटर है उसका बैलेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी डेबिट हो जाएगा। हमेशा इनका जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है, अगर आप इसको क्रेडिटर को कम करोगे तो बैलेंस क्या करोगे, डेबिट। और अगर क्रेडिटर बढ़ेंगे, मान लो अगर आपके क्रेडिटर पहले 10,000 थे, अब वो बढ़ के 15,000 हो गए, तो आप क्या बोलोगे, क्रेडिट वैल्यू। ओके, तो यहाँ जो भी बायर है वो इन्फॉर्म करता है कि हमने इतने रुपए से आपका जो अकाउंट है वो डेबिट कर दिया। यहाँ वो क्वांटिटी बताएगा, पर्टिकुलर्स, नंबर, रेट, सब। अब यहाँ देखो, यहाँ आपको ध्यान देना है, सबसे पहले तो उसने क्या दिया, अपना जो भी नाम है, एड्रेस है, डेट और नंबर। यहाँ 2 किसको भेजेगा, अब देखो ये कौन बनाता है, बायर, और किसको भेजा जाता है, सेलर को, ये एड्रेस और नाम। वी आर डेबिटिंग योर अकाउंट ना, यहाँ देखो क्वांटिटी लिखी है कि कितनी, फिर यहाँ प्रोडक्ट लिखा है। अब यहाँ देखो इनवॉइस नंबर। बेटा एक जो सेलर होता है वो दिन भर में हज़ारों ट्रांजेक्शन करता है, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो कौन सी ट्रांजेक्शन को ढूंढेगा। तो आप मेंशन करोगे कि कौन से इनवॉइस वाली ट्रांजेक्शन थी, 350, तो वो अपना 350 वाला डॉक्यूमेंट निकालेगा और चेक करेगा कि क्या सही चीज़ें हैं, जो भी गुड्स की डिटेल हैं वो सही हैं या नहीं। फिर आप देखोगे रिटर्न किया जा रहा है, और रीज़न क्या है कि टॉर्चेज बैडली डैमेज्ड है। ओके, तो ये आपका क्या बनता है, डेबिट नोट बनता है। उसके बाद आपका आता है बेटा क्रेडिट नोट।
क्रेडिट नोट को क्रेडिट मेमो भी बोलते हैं। ये कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट होता है। अब जैसे देखो, मान लो अगर बायर ने कुछ गुड्स रिटर्न किए सेलर को कि आप मेरा इतना अमाउंट कम कर दीजिए। मान लो आपने 10,000 रुपये खरीदे थे, 10,000 का सामान खरीदा था, 1,000 का वापस किया, तो 9,000 का जो सामान था आपका वो जो 9,000 थी वो पेमेंट के लिए बच गई। अब क्या करेगा सेलर, बायर को इंटीमेट करेगा कि ठीक है, आपने जो हमें जो भी अमाउंट भेजा था माइनस करने के लिए, क्रेडिट करने के लिए, हमने वो अमाउंट जो है आपका कम कर दिया है। तो इस केस में क्रेडिट नोट कौन बनाएगा? सेलर बनाएगा। किसके लिए बनाएगा? बायर के लिए बनाएगा। क्यों बनाएगा? कि उसने जो गुड्स की जो वैल्यू थी उसको कम कर दिया है। ठीक है। वन मोर थिंग, आपका MCQ फ्रेम हो जाता है यहाँ से कि और किस केस में क्रेडिट नोट बनता है। तो देखो बेटा, जब मान लो अगर सेलर ने गुड्स बेच दिए और उसके बाद लगा कि टोटलिंग में कुछ गड़बड़ है, मान लो टोटलिंग होनी थी 11,100 की और टोटलिंग हो गई 11,000 की, तो उसे लगा कि 100 रुपये गड़बड़, 100 रुपये का अमाउंट जो है वो गलत वो हो गया है, गलत टोटल हो गया है। तो इस केस में वो एरर को रेक्टिफाई करने के लिए भी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उसके लिए भी क्या बनाएगा? क्रेडिट नोट बनाएगा। ठीक है। तो MCQ में पूछा जा सकता है। उसके बाद पे इन स्लिप होता है, जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो तो आपको ये एक स्लिप मिलती है जिसमें आप सारी डिटेल्स भरते हो। और उसके बाद ये काउंटर फॉइल होती है, जो एक छोटी सी स्लिप होती है जो आपको वापस वो दे देता है साइन करने के बाद, लेकिन आफ्टर ऑथराइज पर्सन जब इसको साइन कर लेगा तभी वो आपको वापस मिलती है। तो ये क्या काम आती है? बैंक में कैश डिपॉजिट करने के काम कौन सी आती है? आपकी पे इन स्लिप। देन वी हैव चेक। चेक क्या होता है? अब बहुत बच्चों को चेक समझ आता है, सब कुछ पता है, लेकिन लिखना कैसे है वो नहीं पता होता। तो चेक क्या होता है? चेक एक पेपर होता है जो बैंक को ऑर्डर करता है कि आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। जो चेक बनाता है वो ड्रॉअर होता है, जिसके नाम पे होता है, जिसको चेक किया उसको पेई बोला जाता है। कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ से MCQ फ्रेम होने के चांसेस होते हैं बच्चों के लिए। सबसे पहला है, अगर आपके पास करंट या सेविंग बैंक अकाउंट है आप तभी चेक इशू कर सकते हो। उसके अलावा अगर चेक पे डेट नहीं है, ये वाली पॉइंट नहीं है, तो चेक इनवैलिड माना जाएगा। उसके बाद जिसके नाम लिखा हुआ है सिर्फ वही उसको ले सकता है, एनकैश करा सकता है। यहाँ सिर्फ 3 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। कई बार ऑप्शन में 90 डेज दे देता है MCQ में, कई बार 3 मंथ्स दे देता है। तो अगर आपको कंफर्म नहीं होता, पता नहीं होता, तो बच्चे की गलत करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो चेक सिर्फ 3 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। उसके बाद इस पर हमेशा एक MICR कोड होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन कोड, जो कि बॉटम ऑफ चेक पे होता है। ये बैंक्स के लिए आसान हो जाता है चेक की पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ तक हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वाउचर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद MCQ अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे।